पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये पहाड़ों में जो होती थी, माउंटेनियस या हिली रीजन में होती थी, वहीं पर स्कूल ऑफ पेंटिंग, स्टाइल ऑफ पेंटिंग का ओरिजिन हुआ है। और पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग में इंक्लूड होते हैं टाउन्स जैसे बसोली, गूलर, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, मानकोट, नूरपुर, मंडी, बिलासपुर, जम्मू और वेस्टर्न हिमालयाज़ में और भी ऐसे सेंटर्स पेंटिंग के इमर्ज हुए 17th से 19th सेंचुरी के बीच में। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीमिस्टिफाई। यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए क्लास 12 का पूरा सिलेबस मैं आपको वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकूँ। एंड मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए कर लिया है, एंड आई विल बी डूइंग सो फॉर साइकोलॉजी एंड पेंटिंग वेरी सून। आई बी कंप्लीटिंग द सीरीज़। तो जैसे कि हमने देखा कि क्रोनोलॉजिकली देखें तो मुग़ल स्कूल ऑफ पेंटिंग, द डेक्कनी स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो कि मुग़ल स्कूल हुआ 16th सेंचुरी में शुरू, देन डेक्कनी स्कूल इन द लेट 16th सेंचुरी, देन राजस्थानी अगेन इन द लेट 16th एंड अर्ली 17th सेंचुरी, एंड देन पहाड़ी इन द 17th to 19th सेंचुरी। सो इस तरीके से हमारा मुग़ल, डेक्कनी, राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल्स क्रोनोलॉजी चलती है। तो सबसे पहले बसोली पे इसकी शुरुआत हुई पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग की। बहुत ही कोर्स और फ्लैम्बोएंट स्टाइल था, और सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड स्टाइल ऑफ इंडियन पेंटिंग, मतलब कांगड़ा स्कूल जो है वन ऑफ दी मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एक्सक्विजिट स्टाइल में है। कांगड़ा स्कूल में थ्रू गूलर और प्री कांगड़ा पे से डेवलप हुई। तो सबसे पहले गूलर, फिर उसके बाद कांगड़ा में ही बहुत हुई। तो बाकी जैसे कि स्टाइलिस्टिक फीचर्स जो थे, जैसे मुग़ल के, डेक्कनी, राजस्थानी के, पहाड़ी पेंटिंग्स जो है वो टेरिटोरियल क्लासिफिकेशन का चैलेंज दिखाते। कैसे? देखिए, सारे जो अब सेंटर्स थे उनको इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स पेंटिंग में, मतलब जैसे नेचर, आर्किटेक्चर, फिगरल टाइप्स, फेशियल फीचर्स, इन सब के वो पर्टिकुलर कलर्स, ये सब चीज़ें तो उसमें थी। उसमें बहुत ही प्रिसाइज इसको क्राफ्ट किया गया था, लेकिन वो इंडिपेंडेंट स्कूल्स डेवलप नहीं हो पाए डिस्टिंक्टिव स्टाइल की जैसे। मतलब ये सब चीज़ें इसकी अलग थी, डिस्टिंक्टिव थी, लेकिन एज इंडिपेंडेंट स्कूल्स ये डेवलप नहीं हो पाए। तो पॉसिटी ऑफ डेटेड मटेरियल, कोलोफॉन्स और इंस्क्रिप्शन जो है वो भी हमें इन्फॉर्म्ड कैटेगराइजेशन नहीं कर पा रहे। मतलब बहुत कमी थी, बहुत ज़्यादा हमारे पास डेटेड मटेरियल, कोलोफॉन्स, जो कोलोफॉन पेज हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, और इंस्क्रिप्शंस, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमें इनसे पेंटिंग से नहीं मिलता है। पहाड़ी स्कूल की किस तरीके से इमर्जेंस हुई वो थोड़ा अनक्लियर है, लेकिन स्कॉलर्स को लगता है कि इसकी बहुत सारी थ्योरीज़ है। जैसे कि ऐसा एक्सेप्ट किया जाता है कि मुग़ल और पेंटिंग, राजस्थानी स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग जो है वो हिल्स में तब नोन थी। पहाड़ी हिल्स में मतलब ये नोन थी कि ये मुग़ल और राजस्थानी स्टाइल है। एंड क्योंकि राजास के रिलेशंस बहुत थे, राजस्थान के जो पहाड़ी के जो राजास थे उनके राजस्थान वालों के साथ रिलेशन थे और ये थे। लेकिन बसोली लाइक की जो ये स्टाइल है ये मतलब BN जैसे गोस्वामी की अगर बात करें, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्कॉलर्स थे पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग के, और उन्होंने कहा है कि जो सिंप्लिसिटी है बसोली की, और जो कांगड़ा की जो रिफाइनमेंट है, मतलब बसोली बहुत ही सिंपल कोर स्टाइल है, कांगड़ा जो है बहुत ही फाइन, रिफाइंड और एक्सक्विजिट सोफिस्टिकेटेड है। तो वो सब जो है वो एक फैमिली ऑफ आर्टिस्ट के थ्रू हुआ है, ठीक है। मतलब एक पूरी फैमिली ऑफ आर्टिस्ट है जिन वजह से ये जो है वो डेवलप हुआ है। तो उनका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ये था कि पंडित शिव, यानी पंडित शिव की जो फैमिली थी वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थी कि पूरी पहाड़ी पेंटिंग्स के डेवलपमेंट के लिए, पहाड़ी स्कूल के डेवलपमेंट के लिए। तो वो आर्ग्यू करते हैं कि पहाड़ी पेंटिंग्स को आइडेंटिफाई करना उनके बेसिस के रीजन्स पे ये मतलब मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो है वो प्रॉपर नहीं, ऐसा नहीं कि बसोली यहाँ तक है तो यहीं तक है। ऐसी पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो होती है वो फ्लूइड होती है, चेंज होती रहती है, मिक्सअप होती रहती है। और यही आर्ग्यूमेंट राजस्थानी के साथ भी होता है। मतलब आप कह रहे हो जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग, मतलब ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ जयपुर में हो रही है, उसका इन्फ्लुएंस बाहर से भी उसके ऊपर आ रहा है, और जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग का भी इन्फ्लुएंस दूसरे आर्ट्स पे जा रहा है। तो BN गोस्वामी का कहना यही है कि इस तरीके से पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ का यूज़ करना उनको डिफरेंट स्कूल्स में ये थोड़ा सा वेग हो जाता है और कुछ डिस्पैरिटीज़ इसके थ्रू ले आता है। तो अगर हम एक फैमिली ऑफ आर्टिस्ट पे फोकस करें या फैमिली पे आर्टिस्ट के ऊपर फोकस करें तो वो ज़्यादा जस्टिफाइड होगा। हम एक्सप्लेन कर पाएंगे ओके ऑल दीज पेंटिंग्स आर बाय दिस पर्टिकुलर आर्टिस्ट और उनकी फैमिली से ये स्टाइल चला आ रहा है। स्कॉलर्स एग्री करते हैं कि अर्ली 18th सेंचुरी में सेऊ, मतलब पंडित सेऊ की जो फैमिली, उनकी स्टाइल जो थी और बाकी बसोली में जो थे, उन्होंने ये कंफर्म करा है कि हाँ इनकी स्टाइल जो है वो बसोली, हम लोग कर सकते हैं कि बसोली स्टाइल जो हम बोलते हैं वो इनकी स्टाइल से मिलती जुलती है। लेकिन 18th सेंचुरी के मिडल तक जो स्टाइल है
मतलब बसोली स्टाइल जो है वो एक ट्रांसफॉर्म हो गई और एक प्री कांगड़ा फेस में आ गई। मतलब ये स्टाइल जो है बहुत ज़्यादा रिफाइन होने लगी, सोफिस्टिकेट होने लगी। बसोली के टाइम पे जो पेंटिंग है वो बहुत कोर्स थी। जैसे ये देखिए, ये कृष्णा स्टील्स बटर भगवत पुराण में से, ये 1750 एनसी मेहता कलेक्शन, अहमदाबाद गुजरात इंडिया। ओके, और अब आप इसको देखिए और इस वाली पेंटिंग को देखिए, कंपेयर करिए। दिस इज राम एंड सीता इन द फॉरेस्ट, कांगड़ा 1780 डगलस बैरेट कलेक्शन यूके। तो आपको एक दिख रहा है, एक डिस्टिंक्शन आपको दिख रहा है कि ये वाली पेंटिंग थोड़ी ज़्यादा फाइंड है, ज़्यादा रिफाइंड है। तो ये जो अब्रप्ट सा ट्रांसफॉर्मेशन है कि एकदम से कोर्स और सिंपलिस्टिक बसोली स्टाइल से एकदम रिफाइंड और एक्सक्विजिट सोफिस्टिकेटेड कांगड़ा स्टाइल में हुआ है, इस वजह से हुआ है कि बहुत सारे पहाड़ी सेंटर्स जो है अलग अलग आर्टिस्ट फैमिलीज़ वगैरह, जैसे कि मुग़ल स्टाइल से की वजह से इनका बहुत ही इन्फ्लुएंस हुआ है, अलग अलग डिफरेंट स्कूल्स और स्टाइल से इनका इन्फ्लुएंस हुआ है। तो ये सडन अराइवल जो है पेंटिंग का, ये हो सकता है कि रूलर्स के थ्रू, आर्टिस्ट के थ्रू, ट्रेडर्स, कोई ऐसी एजेंसी के थ्रू, लोकल आर्टिस्ट के थ्रू, मतलब बहुत सारी अलग अलग तरीके की वजह से उनकी पेंटिंग लैंग्वेज जो है उसमें इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिल सकता है। बहुत सारे स्कॉलर्स जो है अब ये डिस्प्यूट करते हैं पहले की हाइपोथेसिस की कि ये सडन कॉज जो है वो मतलब ये होता है, मतलब उनका कहना है कि ये जो सडन कॉज हुआ है ये क्यों हुआ है, मुगल एटेलियर की वजह से। देखिए हुआ ये कि औरंगज़ेब के बाद जो है, औरंगज़ेब के पहले तो औरंगज़ेब के पहले तो जो वो थे एम्परर्स थे, वो काफ़ी सपोर्ट करते थे आर्ट को एंड उसको, लेकिन औरंगज़ेब जो थे वो थोड़ा सा ज़्यादा क्रूअल साइड पे था आर्ट को लेकर। तो उसने क्या किया, उनके डर से मतलब वो आर्ट को इतना फ्लरिश नहीं होने देता था, इस वजह से बहुत सारे मुग़ल आर्टिस्ट जो है वो फ्लो होकर पहाड़ी रीजन्स में चले गए ताकि वो अपना आर्ट कंटिन्यू कर सके। तो ये भी कुछ लोग कहते हैं कि ये जो एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन आया है ये कोर्स और सिंपल बसोली स्टाइल से एकदम रिफाइंड और सोफिस्टिकेटेड कांगड़ा स्टाइल में, तो ये इस वजह से है कि मुगल एटेलियर से बहुत सारे आर्टिस्ट जो है वो भाग कर बचाते हुए पहाड़ी उसमें आए हैं। ठीक है, गोस्वामी के लिए ये था नेचुरलिज्म इन पेंटिंग्स में, जो मतलब पहाड़ी आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा अपील करा, जो जिस नेचुरलिज्म जो मुगल आर्टिस्ट अपने साथ लेकर आए, ये सब चीज़ें। तो कंपोजिशंस जो है वो एक रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वर्कआउट करके, कुछ पेंटिंग्स जो है उसमें हमें डेकोरेटिव मार्जिन्स दिखते हैं, थीम्स जो है उसमें डेली रूटीन, इंपॉर्टेंट ओकेशंस, किंग्स की लाइज, न्यू प्रोटोटाइप फॉर फीमेल, आइडियलाइज्ड फेस, इन सब का क्रिएशन हमें देखने को मिलता है, जो कि ग्रेजुअली फिर एक मेच्योर्ड कांगड़ा फेस में डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसका ये अलग ही आपको पहाड़ी बहुत क्लियरली डिस्टिंग्विशन कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो बसोली स्कूल है, द फर्स्ट एंड द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल, जो कि बसोली से है, मतलब जो सबसे हिल स्टेट्स है वो है बसोली से, अर्लीस्ट ऑफ देम हम कह सकते हैं। तो 1678 से 1695 तक किरपाल पाल थे, एक प्रिंस थे जिन्होंने बसोली के ऊपर रूल करा। तो उनके अंडर में बसोली जो है वो एक डिस्टिंक्टिव और मैग्निफिसेंट स्टाइल में डेवलप हुआ, बहुत ही अलग से। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग यूज़ ऑफ प्राइमरी कलर्स हमें दिखता है, वार्म येलोज दिखता है, बैकग्राउंड होराइजन पूरा भरा भरा है, खालीपन कहीं पर नहीं है, स्टाइलाइज ट्रीटमेंट है, मतलब वेजिटेशन भी जो ड्रॉ हो रहा है ना वो स्टाइल करके दिखाया हुआ है, नेचुरलिज्म और रियलिज्म इतना नहीं है, इमिटेशन नहीं है। और पर्ल्स और ऑर्नामेंट्स के लिए वाइट कलर का पेंट यूज़ किया गया है। लेकिन सबसे सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक जो बसोली पेंटिंग का है वो ये है कि स्मॉल शाइनी ग्रीन पार्टिकल्स, मतलब बीटल के जो विंग्स होते थे ना, बीटल एक कीड़ा था, उसकी विंग्स जो थी वो एक ऐसा बीटल था जिसकी विंग्स बहुत ही शाइनी ग्रीन कलर की होती थी, तो वो यूज़ किया जाता था ताकि एमरल्ड्स का इफेक्ट ला सके। आप समझ पा रहे हैं कि एक इंसेक्ट के विंग्स का यूज़ करना ताकि ज्वेलरी बनाने में एमरल्ड्स, ग्रीन कलर के जो एमरल्ड पत्थर होते हैं ना, जैसे डायमंड होते हैं, एमरल्ड्स होते हैं, उसका इफेक्ट लाने के लिए वो बीटल की विंग्स का यूज़ करते थे। तो इनका जो कलर पैलेट था बहुत ही वाइब्रेंट था, विविड था, बहुत ही ब्राइट कलर्स यूज़ करते थे। और चौरपन शिष्य का ग्रुप जो था पेंटिंग्स का वेस्टर्न इंडिया थे, उनके साथ कहीं ना कहीं इनके एस्थेटिक्स जो है वो मैच होते थे। सबसे पॉपुलर थीम बसोली पेंटर्स की थी वो थी रास मंजरी भानु दत्ता की। तो 1694 से 95 में एक देविदा थे, एक तरखान, मतलब कारपेंटर थे, पेंटर थे, उनको तरखान कहते थे। उन्होंने अपने पेट्रन किरपाल पाल के लिए बहुत सारी ऐसी सीरीज़ की पेंटिंग करी। भगवत पुराण, रागमाला जो थे वो भी बहुत पॉपुलर थीम्स थे बसोली स्कूल के लिए। आर्टिस्ट जो थे वो पोर्ट्रेट्स भी ड्रॉ करते थे उनके कॉन्सर्ट्स, कोर्टियर्स के साथ, एस्ट्रोलॉजर्स, मेंडिकेंट्स, इन सभी चीज़ें यार, कोटिसन्स और दूसरे के साथ। तो जो आर्टिस्ट आइडियाज़ थे बसोली से वो धीरे धीरे करके बाकी हिल स्टेट्स में स्प्रेड हो गए, चंबा गए, कुल्लू गए,
वहाँ पे उन्होंने लोकल वेरिएशंस के साथ करके बसोली कलम को मिक्स कर दिया। तो एक नई स्टाइल ऑफ पेंटिंग आई 1690 से 1730s में, जिसको कहा जाता है गूलर कांगड़ा फेस। तो इस टाइम के जो आर्टिस्ट है वो बहुत एक्सपेरिमेंटेशन में इंडल्ज, जो एक्सपेरिमेंटेशन करा, आर्ट को इम्प्रोवाइज़ करा, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करा, और फाइनली एक कांगड़ा स्टाइल में वो डेवलप हुआ। तो कहीं ना कहीं मतलब ये कांगड़ा स्टाइल जो है, ये सभी चीज़ें जो बाकी चंबा, मानकोट वगैरह हर जगह जो है ये डेवलप हुई है बसोली में, और धीरे धीरे करके मानकोट, नूरपुर, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, चंबा, गुलर और कांगड़ा जैसे अलग अलग हिल स्टेशंस में स्प्रेड हुई है। एक संस्कृत एपिक जैसे हम जानते हैं रामायण है, वो वन ऑफ द फेवरेट टेक्स्ट था हिल आर्टिस्ट का बसोली के। मतलब बसोली पे रामायण के ऊपर बहुत सारी पेंटिंग्स दिखती है, कुल्लू में हमें रामायण के ऊपर बहुत दिखती हैं। तो ये एक सेट है जिसका नाम डिराइव होता है शांगरी से, मतलब उसका नाम है शांगरी। शांगरी जो है वो कुल्लू रॉयल फैमिली की एक जगह के, जहाँ पर वो रहते थे, उस जगह का नाम है। और ये वर्क्स जो है वो कुल्लू आर्टिस्ट का, इसने बहुत ज़्यादा बसोली की स्टाइल को, बिलासपुर की स्टाइल को इन्फ्लुएंस करा। मतलब इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो हम आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं, ये है रास मंजरी बसोली 1720। करंटली ये ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, दिल्ली, यूके के कलेक्शन में है, पोजेशन में है। तो ये देखिए रास मंजरी की पेंटिंग है, पोर्ट्रेट जैसे बनते थे। और हम देख सकते हैं चौरा पंचशिखा जैसे बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। चौरा पंचशिखा अगर आपने नहीं देखी तो आप चैप्टर 1 वाले मेरे वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट एडिशन ऑफ इंडिया, उसमें आपको हो जाएगा। तो बहुत कुछ ये मिलता जुलता जिस तरीके से आर्किटेक्चर ड्रॉ करा है वो हमें देखने को मिल सकता है। ओके, ये है रामा गिव्स अवे हिज पोजेशन अयोध्या कांडा शांगरी रामायण। तो ये जो कांगड़ा पे मतलब ये जो बनाई हुई है ये वाली जो है, इनको शांगड़ी की तरह इसको बोला जाता है, शांगड़ी रामायण एक अलग वो नाम दिया जाता है इस पेंटिंग को। तो ये दिखा रहा है कि राम जो है वो वनवास जाने से पहले अपनी सारी पोजेशंस को अपनी प्रजा के बीच में बांट रहे हैं। ओके, तो देखिए रामा को पता चलता है कि उनको वनवास एग्जाइल के लिए जाना है, तो वो अयोध्या छोड़ने की तैयारी करते हैं उनकी वाइफ सीता और ब्रदर लक्ष्मण के साथ। तो वो अपने माइंड को काम रखते हुए राम क्या करते हैं, लास्ट एक्ट में इंडल्ज होते हैं। मतलब क्या करते हैं, अपने पोजेशंस को देते हुए कि उनके पास जितना भी सोना, कपड़े वगैरह सब जब कुछ है उसको वो अपनी पूरी प्रजा में दान करते हैं। तो राम की रिक्वेस्ट में उनके ब्रदर जो है वो उनकी सारी बिलोंगिंग्स को पाइल अप कर लेते हैं, पूरा ऐसे वो बना लेते हैं, और उनकी पूरी प्रजा जो है ना वो ऐसे भीड़ में इकट्ठा हो जाती है। और फिर वो उनसे अपने राम से, जो कि बहुत दुखी है क्योंकि उनको छोड़ के जाना पड़ रहा है, वो उनकी प्रजा भी दुखी है, तो उन सब से वो ज्वेलरी या फिर वेसल्स और गाय और अदर ट्रेजर्स जो जितनी भी है वो उनको देती हैं। तो हम देखते हैं कि लेफ्ट में दो प्रिंसेस है, जैसे सीता उनके बीच में खड़ी है, राम है, लक्ष्मण है, कारपेट पे बहुत सारे भीड़ लगी हुई है जो उनकी तरफ बढ़ रही है, उनसे चीज़ें ले रही है। पेंटर जो है वो डिफरेंट फीचर्स को, मतलब डिफरेंट टाइप्स को बहुत क्लियरली इंट्रोड्यूस करता है कि रिक्लूजस कौन है, ब्राह्मण कौन है, मिनिस्टर्स, कोर्टियर्स कौन है, कॉमनर कौन है, दास दासी सर्वेंट्स कौन है रॉयल हाउस के। तो इनके बीच में बहुत क्लियर डेमार्केशन हमें देखने को मिलता है। जो गिफ्ट्स है वो भी रिप्रेजेंट करेगा, मतलब एक पूरा पाइल बनाया हुआ है गोल्ड कॉइन्स का, गारमेंट्स का, कारकेट के ऊपर काउज है और काव्स है, जो समझ नहीं पा रहे कि क्या इवेंट है अभी, मतलब क्योंकि वो जानवर है इस तरीके से दिखाया हुआ है, और वो सभी राम की तरफ देख रहे हैं अपनी नेक स्ट्रेच करके, क्योंकि वो भी राम से इतना ही प्यार करते हैं। एंड सिचुएशन की ग्रेविटी जो है वो बहुत ही सेंसिटिवली उन्होंने पोर्ट्रे करी है। मतलब सब कुछ कितना डल, मंडेन, मतलब कितनी सीरियस सिचुएशन है कि वो अपना सब कुछ छोड़ के, अपना घर छोड़ के वनवास में जा रहे हैं। राम जो है वो बिल्कुल शांत है लेकिन जेंटली स्माइल कर रहे हैं, लक्ष्मण क्यूरियस है आगे क्या होने वाला है, सीता परेशान से उनका एक्सप्रेशन दिख रहा है कि ये सब हो रहा है, वो दुखी है कि ये सब होना पड़ रहा है। ब्राह्मण्स जो है वो चाहते हैं कि उनको राम से चीज़ें, उनकी चीज़ें मिले क्योंकि उनकी बिलीव्ड राम की चीज़ें, लेकिन बहुत दुखी है वो, उनको खुशी नहीं हो रही क्योंकि वो जिस तरीके से उनको चीज़ मिल रही कि वो छोड़ के जा रहे हैं इसलिए। बाकी लोग भी जो है वो डिसबिलीफ और ग्रैटिट्यूड, मतलब बहुत खुश तो है कि यार उनको मिल, क्योंकि सर्वेंट्स वगैरह के पास इतना होता नहीं, तो खुश है कि उनको मिल रही है, लेकिन बहुत ही डिसबिलीफ से और बहुत दुखी उससे मन से वो ले रहे हैं कि यार वो किस कारण से उनको वो चीज़ मिल रही है। तो जो आर्टिस्ट है बहुत ही मतलब बहुत ही ऐसे बहुत ही क्लियरली दिखाता है कि राम जिस तरीके से कैसे गारमेंट्स होल्ड आउट कर रहे हैं, और उनकी बियर्ड, चीक, चिन पे ब्राह्मण्स, तिलक, मार्क्स, ज्वेलरी, तो इस तरीके से बहुत क्लियरली हम देख सकते हैं कि कैसे सबके अलग उसमें डेमार्केशन दिख रहा है। अभी हमने वो उसका पढ़ा, अभी इसके देख लीजिए आप, जो भी हमने पढ़ा देखिए, जो गारमेंट वो होल्ड आउट कर रहे हैं, सीरीन जेंटल स्माइल है, सीता क्यूरियस, लक्ष्मण, सीता थोड़ी परेशान सी, कारपेट के ऊपर ही देखिए यहाँ पे गोल्ड और गारमेंट सब पड़े हुए हैं बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जो एनिमल्स हैं वो जानते नहीं है कि क्या हो रहा है, और वो तो सिर्फ उनके एक ही
राम को जानते क्योंकि वही उनके ओनर है, तो वो उनकी तरफ ऐसे गर्दन ऊपर करके देख रहे हैं, मतलब उन्हें वो अनअवेयर है। जो ये हम देखने को मिले, देखिए ये जो है वो ब्राह्मण्स हैं, पंडित्स हैं, बाकी जो है वो देखिए ये सर्वेंट्स हैं, स्लेव्स हैं, बाकी ये मिनिस्टर्स, कोर्टियर। तो बहुत अलग तरीके से हमें क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि सभी लोग मिलके इनके एक्सप्रेशन, आप स्टाइलाइजेशन देखिए, जिस तरीके से पेड़ पौधे वगैरह दिखाए हुए, स्टाइलाइज करा हुआ है, इनको नॉर्मल सिंपल तरीके से नहीं दिखाया हुआ है। एक और सेट है ये शांगड़ी पेंटिंग, शांगड़ी रामायण का ही वो है। ये राम एंड लक्ष्मण फॉलोइंग सेज विश्वामित्र टू द फॉरेस्ट, बाल कांड, ये है अयोध्या कांड का थी वो, ये अयोध्या कांड था, ये बाल कांड का है, शांगड़ी रामायण से ही 1680-1668 के बीच में वो गए, राजा रघुबीर सिंह के कलेक्शन सांगड़ी कुल्लू वैली इंडिया में। ओके, तो ये एक और शांगड़ी रामायण का एक सेट है। अब ये दिखा रहा है कि कैसे राम और लक्ष्मण जो है वो विश्वामित्र, उनके जो सेज गुरु साधु थे, विश्वामित्र को फॉलो कर रहे हैं। ये बाल कांड में से, बाल कांड मतलब बाल मतलब उनका बच्चे वाला फॉर्म, जब राम और लक्ष्मण छोटे थे, तो ये भी शांगड़ी रामायण का पार्ट है। देखिए ये भी सेम सेट में से है, और ये दिखा रहे हैं कि कैसे वो विश्वामित्र को फॉरेस्ट में वो डाले ताकि वो राक्षसों को हरा सके और बाकियों की टेंशन को हटा सके, मतलब विलेजर्स वगैरह जो है। तो एक इंटरेस्टिंग फीचर इस पेंटिंग की है एनिमल्स को जिस तरीके से दिखाया गया है। देखिए आप एनिमल्स देखिए कैसे छुप छुप के इसमें आपको दिख रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर एक एनिमल है, ये, और यहाँ पर ये एनिमल आपको दिख रहा है, ये एक एनिमल दिख रहा है, ये एक एनिमल दिख रहा है। तो एनिमल जो है वो बहुत ही ऐसे छुपते छुपाते हुए, जैसे वो छुप छुप के पेड़ के बीच में से और देख रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे दिखा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी फीचर है, ठीक है, क्योंकि ये दिखा रहा है कि कितनी घना जंगल और उसके बीच में आधे छुपे हुए एनिमल्स हैं। तो हम देख सकते हैं कि वुल्फ को जिस तरीके से लेफ्ट में और टाइगर को जिस तरीके से राइट में, मतलब यहाँ पर ये वुल्फ और यहाँ पे टाइगर, जिस तरीके से उनको पोर्ट्रे करा हुआ है और ये सिर्फ ये फॉरेस्ट के कैरेक्टर को दिखाता है कि जंगल इतना घना है, इनपेनेट्रेबल है, कि आपको क्लियरली कुछ दिखता ही नहीं है, और कितने खतरनाक जानवर यहाँ पे हर जगह छुपे हुए रहते हैं। लेकिन इमोटिव वैल्यू ऑफ पेंटिंग को भी कि ये भी दिखाता है कि इतने सब के बावजूद दोनों राम और लक्ष्मण कितने करेजियस है कि वो इतने ब्रेवली वो जा रहे हैं एंड शैतानों से लड़ने के लिए, उनको हराने के लिए। तो एनिमल्स का जो ये रिप्रेजेंटेशन, ये एक तरीके से मिस्ट्री ऐड करता है कि वो हो सकता है कि यही वो है जो छुपे हुए रूप में राक्षस है और वो छुप छुप के इस तरीके से कर रहे हैं। तो ये आप पेंटिंग देख सकते हैं किस तरीके से पेड़ों को स्टाइलाइज किया हुआ है एंड जिस तरीके से उनको ड्रॉ किया हुआ है। तो इट्स अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, रियली इट्स अ मास्टर वर्क जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। गूलर स्कूल सबसे पहला क्वार्टर 18th सेंचुरी का फर्स्ट क्वार्टर, मतलब 1700 से 1725 में एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखता है बसोली स्टाइल से, जो इसमें इनिशियल गूलर कांगड़ा फेस, मतलब कांगड़ा फेस बहुत ही मेच्योर और सबसे फाइनेस्ट है पहाड़ी स्कूल का, और उसके पहले का फेस जो है वो थोड़ा सा गूलर फेस हम देख सकते हैं, उसके बीच का फेस बसोली और कांगड़ा का। तो ये फेस जो है वो सबसे पहले गूलर में आया, जो कि कांगड़ा रॉयल फैमिली का एक हाई रैंकिंग ब्रांच यहाँ पे गूलर में रूल कर रहा था, और यहाँ के राजा थे राजा गोवर्धन चंद 1744 से 1773 तक। तो गूलर आर्टिस्ट जो थे पंडित से, उनके सन मानक और नैनसुख के साथ उन्होंने अपनी पेंटिंग में चेंज करा, ठीक है। 1730 1740 में उनकी एक नई स्टाइल में डेवलप हुआ जिसको प्री कांगड़ा या गूलर कांगड़ा कलम भी कहा जाता है। तो ये स्टाइल और ज़्यादा रिफाइंड है, सबड्यूड है, एलिगेंट है। अगर हम बसोली स्टाइल से कंपेयर करें तो बसोली स्टाइल एकदम बोल्ड थी, कोर्स, सिंपल थी। तो ये इनिशिएट करा था इसको माणक ने, जिसको माणकू भी कहा जाता है। माणकू और नैनसुख, इन दोनों की पेंटिंग्स हम आगे माणकू और नैनसुख की पढ़ने वाले हैं, जो कि पेंटर राजा बलवंत सिंह ऑफ जसरोटा के कोर्ट पेंटर बने आगे जाके माणकू और नैनसुख। वो उन्होंने गूलर स्कूल को पूरा शेप करा है। सबसे मेच्योर्ड वर्जन इस स्टाइल का जो है वो कांगड़ा में एंटर हुआ 1780s में, और फिर फाइनली कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो डेवलप हुआ, जो कि बसोली की एक ऑफ शूट है, और फिर चंबा, कुल्लू वगैरह में कंटिन्यूड रहा। ओके, ये देखिए, ये बलवंत सिंह इन प्रेयर ने, इसको नैनसुख ने पेंट करा है कि बलवंत सिंह जो है वो कैसे अपनी डीटी को प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं 1750। ये अभी विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम लंदन यूके के पोजेशन में है। आगे यस, देयर इज नो पेंटिंग लेफ्ट। ओके, मानकू और नैनसुख के जो बेटे थे, उनके पोते थे, उन्होंने भी पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग के अलग अलग सेंटर्स पे काम करा, और वन ऑफ द फाइनेस्ट पहाड़ी पेंटिंग्स को बनाने में उनका हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं। गूलर जो है एक लॉन्ग ट्रेडिशन यहाँ पर हमें पेंटिंग्स का देखने को मिल जाता है। बाकी कंपेयर करें पहाड़ी स्कूल्स का, तो यहाँ पे आर्टिस्ट है कि हरिपुर गूलर में दलीप सिंह, यानी 1695 to 1743 तब से लेकर उनके काम कर रहे हैं आर्टिस्ट जो है, और उनके
उनके सन बिशन सिंह के पोर्ट्रेट्स हमें दिखते हैं, मतलब 1730 के टाइम से भी, जो कि बिफोर कूलर कांगड़ा फेस हुआ उसके पहले के हमें ये पोर्ट्रेट्स दिखने को दिख सकते हैं। तो बिशन सिंह जो है वो उनके फादर दलीप सिंह की लाइफ टाइम में उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके यंगर ब्रदर गोवर्धन चंद जो थे वो फिर थ्रोन पे आए, और उसके बाद से हमें एक पेंटिंग स्टाइल में चेंज दिखा जब गोवर्धन चंद जो है वो राजा बने। माड़कू जो है वो सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग वर्क उनका जो था वो एक गीता गोविंदा उन्होंने एक सेट पेंटिंग करी थी, पूरी सेट प्रिपेयर करी थी, 1730 में पेंट करी थी गूलर में, और इसके बहुत सारे एलिमेंट्स हमें बसोली स्टाइल के दिखते हैं, और सबसे ज़्यादा जो है वो बीटल की विंग का केसिंग हमें इसमें यहाँ पे यूज़ दिखता है। नैनसिक जो है उन्होंने अपने ऐसा लगता है मतलब उनकी इसे देखे जाए तो उन्होंने गूलर को छोड़ के जसरोटा चले गए, और इनिशियली उन्होंने मियान जोरावर सिंह के लिए काम करा, जिनके बेटे और सक्सेसर बलवंत सिंह जसरोटा के थे, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेट्रन भी बने नैनसुख ने बलवंत सिंह की बहुत सारी पिक्चर्स हमें देखने को मिलती जो कि बहुत ही यूनिक है। बलवंत सिंह को हमेशा से बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हुए दिखाए गए, कभी पूजा परफॉर्म कर रहे हैं, कभी किसी बिल्डिंग साइट को सर्वे कर रहे हैं, कभी कैंप में बैठे हुए हैं रजाई वगैरह ओढ़ के क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। तो आर्टिस्ट ने ये पूरा वो करा है कि जो पेट्रन है वो अपने आप को हर पॉसिबल सिचुएशन में पेंट करवाना चाहते थे, और आर्टिस्ट ने भी उनको हर सिचुएशन में जितना हो सके एवरी पॉसिबल ओकेजन पे उनको पेंट करने की ग्रेटिफाई करा है। नैनसुख बहुत ही जीनियस मतलब आर्टिस्ट थे, और उनका जीनियस सबसे ज़्यादा था इंडिविजुअल पोर्ट्रेचर में, जो कि लेटर पहाड़ी स्टाइल का एक बहुत ही सेलिएंट फीचर बना। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कृष्णा जो है वो गोपीज को एम्ब्रेस करे, ये गीता गोविंद का पार्ट है गूलर, जो कि मानकू ने पेंट करी होगी शायद, या फिर हो सकता है दूसरी से उसने भी पेंट करी, यहाँ पे आर्टिस्ट का नाम नहीं है। 1760-65 की पेंटिंग है ये तो, कि मानकू ने 1730 में करी थी। दिस इज़ इन द कलेक्शन ऑफ NC मेहता कलेक्शन, अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया। तो नैनसुख के पैलेट जो कलर का यूज़ करते थे बहुत ही डेलिकेट पेस्टल शेड्स थे, जिसमें डेयरिंग एक्सपांस ऑफ वाइट और ग्रे हमें देखता को मिल सकता है। मानकू जो थे उन्होंने भी बहुत सारी पोर्ट्रेट्स करी है, एंथुजियास्टिक थे अपने पेट्रन राजा गोवर्धन चंद की, उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट्स हमें दिखती है। प्रकाश चंद जो थे वो गोवर्धन चंद के सक्सेसर थे, वो भी उसी तरीके से, वो उनके बेटे थे प्रकाश चंद, तो उन्होंने भी इसी तरीके से मानकू और उनके बेटों नैनसुख वगैरह को खुशाला, फट्टू, गौड़ू, इन सभी आर्टिस्ट को पेट्रनाइज करा, कमीशन करा, और इनके अंडर में पेंटिंग्स कंटिन्यूड रही। अब हम आते हैं कांगड़ा स्कूल जो है वो एक रिमार्केबल रूलर राजा संसार चंद के अंडर फ्लरिश हुआ, और ये बिलीव होता है कि जब प्रकाश चंद जो रूलर के थे वो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस के अंडर आ गए, तो वो अपनी आर्टिस्ट एटीलियर जो है वो मेंटेन नहीं कर पाए, उनके मास्टर आर्टिस्ट जो मानकू थे अपने बेटों के साथ वो कांगड़ा आ गए संसार चंद के रूल में। तो संसार चंद जो है वो सिर्फ 10 साल के थे जब वो गद्दी पर बैठ गए, और उनका किंगडम जो है वो उनके ग्रैंडफादर घमंड चंद के थ्रू उन्होंने रिस्टोर करा था। तो जो थे वो कटोच डायनेस्टी ऑफ रूलर्स को बिलोंग करते थे, जो कि कांगड़ा को बहुत लंबे टाइम से रूल कर रहे थे, और जहांगीर ने उनकी टेरिटरी को कॉन्कर करा था 17th सेंचुरी में, और उनको अपना वैसल्स बना लिया था। तो एक बार मुगल पावर डिक्लेयर हो गया, तो राजा घमंड चंद जो कि राजा संसार चंद के दादाजी थे, उन्होंने बहुत सारी टेरिटरी को वापस रिगेन कर लिया और वापस से उस पर रूल करने लगे, और उन्होंने एक कैपिटल टाउन ढूंढा जो था तीरा सुजानपुर का कैपिटल टाउन, जो रिवर बीस के बैंक्स पे था, और बहुत फाइन मॉन्यूमेंट्स भी कंस्ट्रक्ट करा। तो उन्होंने एक एटेलियर ऑफ आर्टिस्ट भी मेंटेन रखा। देखिए ये है कालिया मर्दाना भगवत पुराण कांगड़ा 1785। ये दिखा रहा है कि कैसे कालिया राजा वो सांप जो है वो कृष्णा उनसे लड़ रहे हैं, भगवत पुराण का ये वो है, कांगड़ा में पेंट करा था 1785 में, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, इंडिया। राजा संसार चंद जो थे उन्होंने कांगड़ा स्कूल के ऊपर मतलब एक कांगड़ा जो है उसके ऊपर सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करी, सभी को करके मतलब काफ़ी वो थे। टीरा सुजानपुर जो था वो एक सबसे प्रोलिफिक सेंटर की तरह इमर्ज हुआ पेंटिंग का उनकी पेट्रनेज के अंदर। तो सबसे अर्लीस्ट फेज जो था कांगड़ा कलम का पेंटिंग्स का, उसमें आलमपुर में आलमपुर में हुआ वो हमें देखने को मिलता है। मतलब कांगड़ा के ये छोटे मोटे बाकी टाउन्स थे, और सबसे मेच्योर जो था वो नादौन पे। तो सबसे अर्लीस्ट फेज जो थे वो थे आलमपुर में, और सबसे मेच्योर फाइनेस्ट जो थे वो नादौन पे, जहाँ पे संसार चंद बाद में अपनी शिफ्ट हो गए थे। तो ये सारे सेंटर्स जो थे वो रिवर बीस, जो कि सतलज इंडस रिवर की एक टेरिटरी है, सतलज बीस वगैरह की जो है उसकी ही बैंक्स भी ये सारे टाउन्स, ये सेंटर्स जो है ये सिचुएटेड है। आलमपुर जो था वो भी कुछ पेंटिंग्स में हमें देखने को मिलता है। कांगड़ा पे बहुत कम पेंटिंग्स हुई थी, और क्योंकि ये मुगल्स के अंडर सिर्फ 1786 में तक रहा था, और फिर बाद में 6 के अंडर हो गया था।
संसार चंद के बेटे थे अनिरुद्ध चंद 1823 से 1831 तक, वो भी बहुत ही जेनरस पेंटर थे और उनको भी काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग्स में हम अनिरुद्ध चंद को भी देख सकते हैं। जो कांगड़ा स्टाइल था वो सबसे ज़्यादा पोइटिक लिरिकल इंडियन स्टाइल था, बहुत ही सुंदर, ब्यूटी, डेलिकेसी, फाइनेस्ट, फिनेस, एलिगेंट, सोफिस्टिकेशन, हम जो बोले सोफिस्टिकेशन। कांगड़ा स्टाइल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये थे कि लाइन बहुत ही डेलिकेट, पतली, फ्लोइंग सी लाइन होती थी। कलर जो यूज़ करते थे काफ़ी ब्रिलियंट कलर्स का यूज़ करते थे, डिटेल्स में काफ़ी माइन्यूट में छोटी से छोटी डिटेल को कैप्चर करते थे। मतलब एक पेड़ बना रहे हैं ना, वो पेड़ भली बैकग्राउंड, एक छोटे से बैकग्राउंड का हिस्सा, लेकिन उस पेड़ को भी एक एक लीफ को जैसे पूरी तरीके से पेंट करते थे, डेकोरेट करते थे। तो उनकी डिलीनिएशन में मतलब फीमेल फेस जो होता था उनका भी एक स्पेशल सा फीचर होता था, जिसको आप देख के क्लियरली बोल सकते हैं ये पहाड़ी स्कूल की पेंटिंग है। ये होता था कि उनकी नोज़ जो थी वो पहाड़ी स्कूल में मतलब उनकी फोरहेड और उनकी नोज़ एक लाइन में होती थी। आप देखेंगे हमारी फोरहेड फिर थोड़ा सा बेंड आता है, फिर हमारी नोज़ बाहर निकलते हुए। पहाड़ी स्कूल की एक ये फीचर है कि उनकी फोरहेड जो थे वो बिल्कुल रिक्लाइनिंग, बिल्कुल रिसीडिंग एक जैसी लाइन में आती थी, जो कि बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर है इस स्टाइल की। क्लियरली आप देख सकते हैं कि जहाँ पर भी, और स्किन टोन जो था वो भी बहुत कुछ वाइटिश था। तो ये एक आइडियल मोड दिखाता है कि आइडियल फीमेल को किस तरीके से दिखाया जाता है। सबसे पॉपुलर थीम जो पेंट कर जाती थी वो थी भगवत पुराण, गीता गोविंद, नाला दमयंती, बिहारी सतसई, रागमाला, बारामासा, और भी ऐसे बहुत सारी पेंटिंग रिकॉर्ड्स हम देख सकते हैं संसार चंद की। उनकी कोर्ट में वो दिखाते हैं कि वो कैसे रिवर साइड पे बैठे हुए हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, डांसर्स को देख रहे हैं, फेस्टिवल्स एंजॉय कर रहे हैं, या फिर टेंट लगा रहे हैं, आर्चरी, हंटिंग वगैरह किस तरीके से काम कर रहे हैं। फट्टू, पुरखू, कुशारा जो है वो भी इंपॉर्टेंट पेंटर्स है कांगड़ा स्टाइल के। ये देखिए, ये कृष्णा प्लेइंग होली विद गोपीज, दिस इज़ फ्रॉम कांगड़ा 1800, करेंटली इन दी पोजेशन ऑफ नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। देखिए, हम देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे कलर्स को दिखाया हुआ है, जैसे रियल कलर्स दिख रहे हैं बिल्कुल, कैसे कलर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से। और आप देख सकते हैं स्किन टोन कितनी वाइटिश है। और अगर आप देखेंगे तो जो फीमेल्स हैं यहाँ पर एक फीमेल को कहीं पर भी इस तरीके से नहीं दिखा है जैसे यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं कि फीमेल का जो फोरहेड और नोज़ है वो बहुत कुछ एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। संसार चंद के रूल के टाइम पे कांगड़ा स्कूल जो था वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नंबर में कर रहा था। तो संसार चंद का पॉलिटिकल पावर बहुत ज़्यादा था, वो बहुत बड़ी स्टूडियो को सपोर्ट कर पा रहा था, बहुत सारे आर्टिस्ट उनके अंडर काम करते थे। कांगड़ा स्टाइल जो था वो टीरा सुजानपुर से फिर गढ़वाल फैला, ईस्ट में कश्मीर में, मतलब वेस्ट में कश्मीर में तक फैला। पेंटिंग एक्टिविटीज़ 1805 में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई थी जब गुरखास जो थे उन्होंने कांगड़ा फोर्ट के ऊपर कब्जा कर लिया था और संसार चंद को टीरा सुजानपुर छोड़ के जाना पड़ा था। तो 1805 में पेंटिंग एक्टिविटी में बहुत डिसरप्शन हुआ था। 1809 में रंजीत सिंह की हेल्प से गुरखास को वापस हटा दिया गया था। संसार चंद ने अपना एटलियर मेंटेन करा, लेकिन फिर भी इतने मास्टरपीसेस नहीं बना पाते थे जो 1805 के पहले 1785 से 1805 के बीच में बनते थे। अब यहाँ पर देखिए, ये भगवत पुराण पेंटिंग की एक सीरीज से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स माना जाता है कांगड़ा आर्टिस्ट का। ये रिमार्केबल है क्योंकि जिस तरीके से इसमें नेचुरलिज्म दिखाया गया है, विविड, जैसे फिगर्स को जिस तरीके से दिखाया गया है, उनके पोजेस कितने अनयूजुअल है। ये माना जाता है कि इसके आर्टिस्ट जो है वो नैनसुख के ही एक डिसेंडेंट थे, जिस तरीके से वो अपने स्किल के ऊपर कमांड करें। ये जो है वो कृष्णा के डीड्स को रीएनैक्ट करें भगवत पुराण, गूलर, कांगड़ा, इंडिया 1780 to 85 के बीच में बनाया गया। ये प्राइवेट कलेक्शन में ये पेंटिंग जो है ये रास पंचध्यायी से की वो है। इसमें एक रास पंचध्यायी मतलब 5 चैप्टर्स का एक ग्रुप है भगवत पुराण से, जिसका है कि फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रास को ये दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें पैसेजेस ये दिखा रहा है कि गोपीज कृष्णा से कितना प्यार, मतलब उनका लव दिखा रही है, और कैसे मतलब उनका वो सच में जब कृष्णा एकदम से गायब हो जाते हैं, मिलते नहीं है कहीं, तो वो कितने ज़्यादा दुखी हैं कि उसके लिए वो क्या कर रहे हैं इस सेपरेशन के स्टेट में, जब वो कृष्णा से मिल नहीं पा रहे, उनको देख नहीं पा रहे हैं, तो उसमें वो क्या करिए, वो खुद कृष्णा के एक्ट्स करिए, जो कृष्णा करते थे उसके एक्ट को वो खुद ही रीएनैक्ट कर रही हैं। और उनके फ्रूटलेसनेस सर्च में जब डियर, ट्रीज, क्रीपर सब जो है उनको इस डिस्ट्रैक्टेड स्टेट में जैसे एड्रेस कर रहे हैं, उनके पास आंसर ही नहीं है इन डियर्स के पास, सबसे जैसे कि सबसे पूछ रहे हैं कि क्या है, कहाँ है, कोई नहीं मिल रहा है। तो इनका माइंड जो है वो बिल्कुल कृष्णा के बारे में सोच रहा है कि गोपीज क्या कर रही है, कि उनकी लीला, कृष्णाओं की लीलाओं को रीएनैक्ट करके बता रही है। जैसे कुछ जो है, एक जो है वो पूतना को उन्होंने मारा था कृष्णा ने, वो है। दूसरा जैसे यमाला अर्जुन को लिबरेट करा था कृष्णा ने, जब जब कृष्णा को यशोदा ने एक मोटर से जिसमें हम पहले के टाइम में स्पाइसेस कूटते थे ना,
ओखली जिसे कहते हैं, तो उससे कृष्णा को बांध दिया था यशोदा ने, क्योंकि वो बहुत मस्ती कर रहे थे, लेकिन उस स्टेट में भी कृष्णा ने यमाला अर्जुन को फ्री करा था। एक है कि वो कैसे माउंट गोवर्धन को उठा रहे हैं, ब्रज को ब्रज के इनहेबिटेंट्स को बचाते हुए हैवी डाउनपोर से, जो इंदिरा की हमने, इफ़ यू रिमेंबर कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, हमने मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग में एक आर्ट वर्क पढ़ा था, कैसे वो कालिया को हरा रहे हैं। तो ये सब दिखा रहे हैं कि वो कैसे और किस तरीके से कृष्णा फ्लूट बजा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि कैसे गोपी जो है वो अलग अलग रोल्स ले रही हैं ताकि कृष्णा को याद करके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे, ही देखिए इस स्टेट में वो कृष्णा है, ये किस तरीके से पूतना को हराते हुए हैं। यहाँ पर वो जैसे कृष्णा फ्लूट बजाता है तो उसको इनैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर वो कैसे कालिया को हराते हुए दिखा रहे हैं। और कहीं पर ये सब अलग अलग जिस तरीके से यहाँ पे मोटर से बांधे, तो ये अलग अलग उनकी इनैक्टमेंट्स कर रहे हैं जो कृष्णा की लीलाओं को वापस बना रहे हैं। आर्टिस्ट जो है उनकी सेंसिटिव इमेजेस को भी कैप्चर करा है, जैसे कि एक्सट्रीम लेफ्ट में अगर हम देखें, गोपी जो है वो कृष्णा का पार्ट कैसे करी कि वो नीचे झुकते हुए, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो दूसरी गोपी का बोसम, मतलब दूध पी रही है उसके बोसम में से। तो ये उन्होंने तब करा था जब वो पूतना का रोल प्ले कर रही है, पूतना के उससे, और दूसरी रेसी जो दासी है वो मतलब इस तरीके से कि वो उसका हाथ ऊपर की तरफ है जैसे वो मर रही है बिल्कुल। इफ़ यू रिमेंबर दी एपिसोड जहाँ पे कृष्णा पूतना से उससे दूध पी रही है, तो वो हो रहा है। उसके पास में एक और गोपी है जो कि यशोदा का कैरेक्टर वो कर रही है, जो कि दूसरे गोपीज के साथ एक गारमेंट होल्ड आउट कर रही है ताकि कृष्णा पर से बुरी नज़र हटा सके जब उन्होंने पूतना को मारा था। तो इस तरीके से ये देखिए, ये कि वो ये वाला जो है कि वो बुरी नज़र को उनकी नज़र उतार रही है इस तरीके से, ठीक है। उसके राइट में हम देखते हैं कि एक गोपी जो है वो इस तरीके से एक्ट कर रही है जब मोटा के साथ उसको यशोदा ने कृष्णा को बांध लिया था, और तो एक गोपी यंग कृष्णा का किरदार निभा रही है, दूसरी यशोदा का, और वो बंधी हुई है उससे, ठीक है। उसके पास वाली एक ग्रुप है जो कि एक टर्बन बांधी हुई है, जो कि अपनी ओढ़नी को ऊपर करती हुई, और माउंट गोवर्धन की तरह उसको डिस्गाइज कर रही है कि ये देखिए, ये जो है ये उन्होंने ये पगड़ी पहनी हुई है, और ये उनकी ओढ़नी जो है उसको ऐसे दिखाई कि जैसे ये माउंट गोवर्धन है, और ये सभी उनकी रिफ्यूज में इस तरीके से इनैक्टमेंट वो कर रही हैं। और फिर उसके बाद एक्सट्रीम लेफ्ट में और बॉटम में हमें दिख रहा है कि गोपी कैसे कृष्णा का ये यहाँ पर फ्लूट बजाती हुई दिख रही है, उसका इनैक्टमेंट कर रही हैं, ठीक है। एंड बाकी गोपी जो है वो डांस कर रही है, और जैसे उनकी तरफ क्रॉल होती है, मतलब इतनी मोहित हो गई उनकी फ्लूट सुन के कि उनकी तरफ ऐसे क्रॉल करती हुई वो जा रही है। और सबसे मैग्निफिशेंट इन कैमियोज़ का एक्सट्रीम बॉटम में हम देख सकते हैं कि ये गोपी किस तरीके से नीले कलर के कपड़े को ग्राउंड पे रख के, जैसे कि वो एक कालिया है उस तरीके से वो डांस करिए, मतलब जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर क्या चुन्नी रख ली है, जैसे कि ये एक सांप है और कृष्णा ने जैसे कालिया सांप को हराया था, तो उसी तरीके से उस चुन्नी के ऊपर डांस करके ऐसे दिखा रही है कि कैसे उन्होंने कालिया को हराया था। तो इस तरीके से कितने अलग अलग फॉर्म्स में उन्होंने बनाते हुए दिखाया है। अष्ट न्यायिका, ये देखिए अभिसारिका न्यायिका कांगड़ा 1810 to 1820 गवर्नमेंट म्यूजियम और आर्ट गैलरी चंडीगढ़ इंडिया के पोजेशन में है। अष्ट न्यायिका यानी 8 हीरोइंस जो है वन ऑफ द मोस्ट पेंटेड थीम्स है पहाड़ी पेंटिंग में। इसमें विमेन को डिपिक्ट करा है अलग अलग डिपोजिशन और इमोटिव स्टेट्स में। आप जाकर चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 राजस्थानी में के पार्ट 1 में जाकर चेकआउट करिए, हमने थीम्स में डिस्कस करा था कि उत्का, अभिसारिका और ये कैसे अलग अलग कौन थे जिन्होंने ये इमोटिव स्टेट्स के बारे में, नायिकाज, नायक उनके उसके बारे में बताया था। आप जाकर मुझे कमेंट करके बताइए, तो ये आपका रिविजन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे उत्का एक ऐसी इमोशन है जब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है क्योंकि उसकी बिलवेड जो है वो आने ही वाले हैं, पता चला है कि वो बस आने ही वाले, पहुँचने वाले, और उनको बहुत ही पेशेंटली उसके लिए वेट कर रही है। एक और इमोटिव स्टेट है जिसका नाम है स्वंधीन पत्तिका, जिसमें एक है जो कि जो सब्जेक्ट है, मतलब जो हस्बैंड है, जो सब्जेक्ट है, जो हस्बैंड है वो उनकी बात मान रहे हैं, उन्हीं की बात मानते हैं। एक है जैसे वसक सज्जा जो कि अपने वेट करे कि कब उनके बिलवेड जो है वो एक वोयाज से आएंगे, फिर पूरे बेड को फ्लावर्स के साथ डेकोरेट करे, वो डेकोरेट करेगी एक वेलकमिंग जेस्चर के लिए। एक फीमेल है कला हंतरिता जो कि एक वन है जो कि रेजिस्ट करी अपने बिलवेड को जब अपनी टू सॉफ्टन हर प्राइड एंड रिपेंट्स व्हेन ही कम्स लेट। तो समझिए आपकी जब वो है तब उसको इस तरीके से दूर भगा रही है ऐसे करते हुए, एंड जब वो आती है, जब वो लेट आते हैं तो उनसे बहुत ही नाराज़ हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। तो तब जब वो नहीं है वो बहुत दुखी हो रही है कि नहीं आ रही, और जब आ जाती है तो बहुत ही उनसे ऐसे अपसेट होके वो करी। तो ऐसे अलग अलग जैसे ये अभिसारिका एक इमोटिव स्टेट को बताते हुए।
तो अष्टन्यायी को डिस्क्राइब करते हुए एक एक वन ऑफ देम है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, फेवरेट के साथ उनको ट्रीट करा गया है, जो है अभिसारिका। अभिसारिका वो है जो बिल्कुल दौड़ती हुई भागती हुई जा रही है, उनको वेट नहीं हो रहा है, वो अपनी बिलवेड से मिलती हुई जा रही है सभी हज़ार्ड्स को ब्रेव करते हुए। ठीक है, मतलब कितनी फुल ऑफ बिज़ार एंड ड्रामेटिक पॉसिबिलिटीज विद द पैशन एंड स्टेडफास्टनेस ऑफ द नायिका ट्रायम्फिंग अगेंस्ट द अपोजिंग एलिमेंट्स ऑफ नेचर। क्या देखिए, हम पहले ये पढ़ते हैं और फिर उसके बाद उस पेंटिंग को देखेंगे। इस पेंटिंग में देख रहे हैं कि कैसे वो कर रहे हैं कि नायिका जो है वो कैसे वुड्स को क्रॉस करती हुई रात में अपनी बिलवेड से मिलने जा रहे हैं। जो योगा है, पोएट जिस बारे में बात कर रहे हैं, वो सिंगल माइंडेडनेस की बात करें कि जिस पर्पस से नायिका जा रही है, मतलब घने जंगल में होते हुए भी, मतलब ये जो है जो ब्रॉड आइकोनोग्राफी जो दिखाई गई है अभिसारिका की, वो ऑलमोस्ट सारी पेंटिंग्स में हमें एक जैसी दिखती है। खुद कभी कभी ऐसा भी होता था कि पेंटर्स जो है वो कुछ मेजर्स कुछ ऐड कर देते हैं, जैसे जो घूल्स हैं वो यूजुअली ये बहुत सारे वर्जन्स में जो दिखा रहे हैं यहाँ पर ओमिटेड है, लेकिन डार्कनेस ऑफ द नाइट और बिजली का कड़कना, क्लाउड्स का होना, स्नेक्स वगैरह, ये सभी जो है ये सब हमें ट्रीज़ वगैरह से ये सब चीज़ें हमें पेंटेड दिख रही है। जैसे आप इस पेंटिंग को देखेंगे तो किस तरीके से स्नेक्स है, रात को बिजली कड़क रही है, बहुत अंधेरा हो रहा है, लेकिन उन सब से होते हुए भी वो अभिसारिका बहुत ज़्यादा वो कर रही है कि वो अपनी बिलवेड से मिलने के लिए जाए। तो यहाँ पर देख रही हम ये एक पेंटिंग है, ये उस तरीके से वो है। बारहमासा पेंटिंग, ये एक बारहमासा पेंटिंग है कि ज्येष्ठ के महीने, ज्येष्ठ मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी के महीने में एक कपल है, ये कांगड़ा में वो है। कांगड़ा की पेंटिंग है, बहुत क्लियर आपको बुक में नहीं दिख रही है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली की पोजेशन में है। जो बारहमासा पेंटिंग है उसमें 12 फोलियोज है, जो कि मोड्स ऑफ लव, कोर्टशिप, ईच मंथ के बारे में बारहमासा, इफ यू रिमेंबर कवि प्रिया में मेंशनड है, ये केशव दास ने लिखी थी। तो बारहमासा का एक अकाउंट जो है वो केशव दास ने दिया है कवि प्रिया के 10th चैप्टर में। तो वो ज्येष्ठ के हॉट मंथ को डिस्क्राइब करा, जो मई और जून में फॉल करता है। पेंटर जो है वो बहुत डिटेल में पूरा डिस्क्राइब करता है कि 12 महीने में क्या होता है, लोगों की एक्टिविटी क्या होती है, क्या क्या फेस्टिवल्स होते हैं। जो कांगड़ा स्कूल है वो 1780s में क्योंकि वो बसूरी की ऑफशूट है तो वो कंटिन्यू रहे, जैसे चंबा, कुल्लू, नूरपुर, मानकोट जैसे अलग अलग जगह पर भी कंटिन्यूड रहे। कश्मीर में 1846 से 1885 में जो कांगड़ा स्टाइल है उसमें एक लोकल स्कूल हुआ हिंदी बुक इल्यूमिनेशन का। जो सिक्स है उन्होंने यहाँ पर बाकी कांगड़ा पेंटर्स को एम्प्लॉय करके और ये पेंटिंग स्टाइल जो है वो कंटिन्यूड रही। एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है 3 स्टाइल्स का, बसोली, कूलर और कांगड़ा, और स्कॉलर्स ने इनको अलग अलग टर्म्स में वो करा है, मतलब अलग अलग यहाँ पे वेरिएशंस दिख रहे हैं। ये है इंडिकेटिव सेंटर्स हैं जहाँ पर ये स्टाइल जो है वो अलग जगह भी ट्रैवल हुए हैं। जैसे जसरोटा में हम देख सकते हैं गूलर स्टाइल देखने को मिलता है, तो वो गूलर के अंडर ही यहाँ पर हो जाता है। जसरोटा को हम गूलर के साथ ही बोल देते हैं। तो हम ब्रीफली मेंशन करते हैं बाकी सेंटर्स के बारे में, और हमें चंबा के रूलर्स के पोर्ट्रेट्स मिलते हैं 17th में और अर्ली 18th सेंचुरी में, जो कि बसोली स्टाइल में ही पेंट करे। तो 3 बेसिक मेन स्टाइल थी, बसोली की, गूलर की और कांगड़ा की। कुल्लू भी एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल की तरह इमर्ज हुआ है, जहाँ पे फिगर्स जो है उनका प्रोमिनेंट चिन, बहुत ही वाइड ओपन आईज, लैविश यूज़ ऑफ ग्रे बहुत यूज़ हुआ है, टेराकोटा रेड कलर्स का यूज़ हुआ है बैकग्राउंड में। शांग्री रामायण बहुत ही वेल नोन पेंटिंग है, जिसकी 2 पेंटिंग्स हमने देखी थी लास्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी में कुल्लू वैली में पेंट करी गई है। तो इस सेट की जो पेंटिंग्स है वो एक दूसरे से स्टाइल में काफ़ी अलग है, लेकिन फिर भी ये सभी जो है वो क्योंकि अलग अलग आर्टिस्ट ने पेंट करी थी इसलिए। तो बसोली स्टाइल जो है उसने अपने आप को आउटग्रोन करा है, और बसोली स्टाइल से ही फिर एक मेच्योर्ड कांगड़ा स्टाइल जो है वो डेवलप हुआ है। जो नूरपुर आर्टिस्ट है उन्होंने वाइब्रेंट कलर्स ऑफ बसोली स्टाइल का यूज़ करा है, डेंटी फिगर्स ऑफ कांगड़ा का। क्योंकि मैरिटल रिलेशंस होते थे, मतलब एक दूसरे की रॉयल फैमिलीज़ में शादी कराई जाती थी प्रिंसेसेस की, प्रिंस की, बसोली और मानकोट में। तो बहुत सारे कुछ आर्टिस्ट हैं जो बसोली से मानकोट शिफ्ट हुए हैं, तो एक सिमिलर स्कूल ऑफ पेंटिंग उन्होंने यहाँ पर डेवलप हुआ है। जसरोटा का एक पेट्रन जो थे बलवंत सिंह, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जेनरसली यहाँ पर आर्ट को कंटिन्यू रखने में हेल्प करा है, और उनके कोर्ट आर्टिस्ट जो थे नैनसुख, उन्होंने बसोली स्टाइल को एक नई सोफिस्टिकेशन दी, बसोली स्टाइल को आगे कंटिन्यू करते। तो ये स्टाइल जो थी नैनसुख की, इसको गूलर कांगड़ा स्टाइल भी रेफर किया जाता है। मंडी के जो रूलर्स थे वो विष्णु के बहुत आर्डेंट वर्शिपर्स थे, शिवा के थे। तो कृष्ण लीला जो थी वो बहुत ही शेवाइट थीम्स, कृष्ण लीला ये बहुत ही फेमस पॉपुलर थीम्स यहाँ पे पेंट करी जाती थी। एक आर्टिस्ट था जिनका नाम था मोलाराम, ये एसोसिएट करा जाता है इनको गढ़वाल स्कूल के साथ। बहुत सारे साइन पेंटिंग्स हमें मिलते हैं यहाँ पर, ये स्कूल जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं कांगड़ा स्टाइल ऑफ चार चंद फेस के साथ। कोर्स स्टडीज़ पर आ जाते हैं। अवेटिंग कृष्णा एंड द हेजिटेंट राधा, ये इसके आर्टिस्ट है पंडित सियोर, उनके 2 जो टैलेंटेड बेटे, मतलब जो बेटे थे उनके माणकू और नैनसो। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है कि पहाड़ी स्टाइल को करने में, मतलब बसोली से लेकर कांगड़ा तक
पूरा जो बसोली स्टाइल से लेकर कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग तक उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। और मांडकू और नैनसुंग के बेटे ने भी फिर ग्लोरियस पीरियड ऑफ कांगड़ा को रिप्रेजेंट करा है। तो ये वाली जो पेंटिंग है इसको गूलर कांगड़ा फेस में कैटेगराइज करा है, जहाँ पर हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है, चेंज जो है वो हमें दिखते हुए दिख रहा है। गीता गोविंद जो है वो मांडकू की सबसे आउटस्टैंडिंग सेट ऑफ वर्क्स हैं। जैसे पहले मेंशन करा गया तो गीता गोविंद को जयदेव ने कंपोज करी थी। इसमें ये शुरू होती कि कैसे राधा जो है और कृष्णा वो एक दूसरे के साथ प्यार करने लग जाते थे, फॉल इन लव यमुना रिवर के बैंक्स पे। तो एक डिलाइटफुल डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है कि स्प्रिंग आती है, दोनों प्यार में होते हैं एंड इस तरीके से। तो पोएट जो है वो बताता है कि कृष्णा कैसे करता है कि बाकी गोपियों के साथ कैसे वो करता है। तो कृष्णा क्योंकि उनको इग्नोर कर देता है तो राधा जो है वो बहुत ही दुखी हो जाती है और फिर राधा जो है वो एक चली जाती है कहीं पर उनकी फ्रेंड, और मतलब दुखी होकर कि कृष्णा जैसे राधा को ध्यान ना देते हुए अपनी गोपियों के साथ कर रहा है। तो उनकी सखी जो है वो फिर बताता है कि कैसे वो डिस्क्राइब करती है कि कैसे कृष्णा जो है वो कंटिन्यू करता है कि गोपियों के पीछे पीछे आता है। फिर कुछ टाइम के बाद कृष्णा को बुरा लगता है, फिर वो राधा के लिए ढूंढता है, उसको वो नहीं मिलता है। जो अब मैसेंजर जो उसकी सखी होती है राधा की, अब वो बताती है कि कृष्णा को कि राधा क्यों दुखी है और क्या होता है। अल्टीमेटली फिर वो उसको मनाती है कृष्णा को कि तुम जाओ, तुम राधा को मनाओ, उसको अपसेट है उसको मनाओ जाके। तो इस तरीके से जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही डिवाइन रोल प्ले करते हैं, फिलोसॉफिकल प्लेन मतलब एक बहुत ही इस तरीके से रोल प्ले करते हैं। और यहाँ पे राधा जो है वो एक डिवोटेड सोल बताई गई है और कृष्णा जो एक कॉस्मिक एक पावर की जिसने सभी चीज़ों को क्रिएट करा है। ठीक है, तो वो लव स्पोर्ट यहाँ पर कि कैसे एक भगवान को राधा जो है वो अपनी पूरी तरीके से सोल ऑफर कर रही है। तो ये देखिए ये पेंटिंग आई थिंक ओके इस पेंटिंग में राधा जो है वो बहुत ही शाय और हेजिटेंसी फील कर रही है क्योंकि वो कृष्णा जो है वो ईगरली उसके लिए वेट कर रहे हैं। आर्टिस्ट का सोर्स जो है वो पेंटिंग के पीछे हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे उसकी पेंटिंग के बारे में ट्रांसलेशन भी फॉलो होता है। राधा, सखीज हैव कम टू नो द सीक्रेट दैट योर सोल इज इंटेंट ऑन द वॉरफेयर ऑफ लव। Now abandon your shyness, let your girdle tinkle merrily and go ahead to meet your beloved। मतलब सखी मतलब उसकी सखी बोलते हैं राधा को कि देखो सबको पता चल गया है कि कैसे तुम्हारी सोल जो है वो कितना प्यार करती है उसके लिए, तो अब तुम ये शर्माना छोड़ो और जाके अपने कृष्णा के पास चले जाओ अपने उनसे मिलने के लिए। तो राधा अपने आप को संभालो और कुछ अपनी दोस्तों के साथ जिनको तुम जो तुम्हारी मेड्स हैं दासियों के साथ जाके और जाओ जंगल में और इस तरीके से अपने कृष्णा से मिलते हुए जाओ, इस तरीके से पीछे लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है गीता गोविंद का जयदेव का, जो कि लिप्स मतलब कृष्णा के जितने भी लिप्स हैं डेविटीज़ हैं वो लोग भी गाते हैं उस भजन को, सॉन्ग को। अल्टीमेटली राधा जो है वो अपनी सखियों की बात मान के और फिर कृष्णा से मिलने जाती है। तो ये सब जयदेव फिर डिस्क्राइब करता है कि फिर वो सब कुछ डिले करना छोड़ के फिर सीधे अपना मन बना के और उसके स्टेप शुरुआत में थोड़े से कदम लड़खड़ाते हैं, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के फिर वो कृष्णा से मिलने जाती है और उसकी चूड़ियों की खनखन की आवाज़ ऐसे ही होती है। तो फिर इस तरीके से वो बताते। तो ये देखिए यहाँ पर दिखाई कि कैसे कृष्णा वेट कर रहे हैं और राधा जो है वो काफ़ी शाय है, हेजिटेंट है बिल्कुल। तो इस तरीके से ये पेंटिंग जो है वो मांडकू की है। हमारी नेक्स्ट पेंटिंग है बलवंत सिंह लुकिंग एट अ पेंटिंग विथ नैनसुंग। ये पेंटिंग दिखाती है कि कैसे प्रिंस जो बलवंत सिंह थे जसरोटा के, वो एक पेंटिंग को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो उनके हाथ में उन्होंने पकड़ी हुई है। एक फिगर उनके पीछे खड़ा हुआ है जो बहुत ही लाइटली बो करते हुए है, जो कि एक नैनसुख यहाँ पर ऐसे दिख रहा है जो शायद वो ही है। ये पेंटिंग जो है बहुत ही रेयर है जहाँ पे नैनसुख अपने आप को पेंट करता है, ऐसा बहुत हमें देखने को नहीं मिलता है। बलवंत सिंह जो है वो उसके पैलेस में बैठे हुए हैं, लश ग्रीन लैंडस्केप को देख भी रहे हैं, व्यू को देख रहे हैं। ये टाइम जो है वो अर्ली इवनिंग का है, मतलब एकदम शाम होने का है। नैनसुख जो है वो क्लटर फ्री कंपोजिशन, मतलब कुछ भी ऐसा भीड़ भाड़ ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल और क्लियर कॉम्पोजिशन हमें देखने को मिल रहा है। पीस, ट्रैंक्विलिटी, क्योंकि वाइट कलर का यूज़ बहुत हुआ है तो इसमें दिखाता है कि बलवंत सिंह का टेम्परामेंट कितना शांत एंड पीसफुल सा था। और कैसे वो काम के वक्त में बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक्स लेकर और वो कर रहे हैं। म्यूजिशियंस जो है वो भी हमें दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर म्यूजिशियंस दिख रहे हैं जो बहुत ही वो जिस तरीके से वो एक मूड को लाइटन कर रहे हैं। उनकी पोजिशनिंग ये दिखाती है कि वो अभी धीरे धीरे मतलब सॉफ्ट पीसफुल म्यूज़िक बहुत ज़ोर ज़ोर से ऐसे मेन स्ट्रीम में नहीं बचा है, जो कि कामनेस ऑफ पेंटिंग को दिखाती है। और इसमें डिटेल्स हमें दिख रहे हैं कि जो मतलब
यहाँ पे दिखा रहा है कि बलवंत सिंह जो है वो ये कृष्णा की पेंटिंग को देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। एक पीसफुल सा यहाँ पर माहौल हमें दिख रहा है और वो कैसे हुक्का पी रहे हैं, वाइट ट्रैंक्विल सा यहाँ पर हम देख सकते हैं और कोर्टियर्स वगैरह बैठे हुए हैं। हमारी लास्ट पेंटिंग जो है वो है नंद यशोदा एंड कृष्णा। ये पेंटिंग जो है वो भगवत पुराण का एक सीन डिपिक्ट करती है जहाँ पर नंद उनकी फैमिली और रिलेटिव्स के साथ वृंदावन जा रहे हैं। उन्हें पता लगता है कि गोकुल जो है वो वहाँ पर अब कृष्णा से वो होके मतलब कृष्णा को परेशान करने के लिए और बहुत सारे राक्षस आ गए हैं और वो उनको परेशान किए जा रहे हैं। तो वो डिसाइड करते हैं नंद यशोदा वगैरह कि वो अपनी फैमिली और रिलेटिव्स के साथ गोकुल छोड़ के वृंदावन चले जाए हमेशा के लिए एक सेफर प्लेस पे। तो इस पेंटिंग में नंद जो है वो लीड करते हुए दिख रहे हैं बुलक कार्ट के ऊपर, और एक और बुलक कार्ट है जहाँ पर उनके दोनों भाई कृष्ण और बलराम दिख रहे हैं उनकी मदर यशोदा और रोहिणी के साथ। और भी जो मेन विमेन है उनके गांव के, वो बहुत सारे अपने सब घर वार का सामान, बच्चों वगैरह सब कुछ लेके जो है वो वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। तो आप उनके एक्सप्रेशन में डिटेल देख सकते हो, वो एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं बहुत ही कितनी अलग अलग एक्टिविटीज़ के साथ, और जो बहुत ही एक स्टिल पेंटिंग है लेकिन बहुत ही नैरेटिव सा लग रहा है कि सच में वो आगे मूव कर रहे हैं। उनके सिर जो हल्के हल्के झुके हुए थोड़े से, वो दुखी है क्योंकि उन्हें अपने घर बार छोड़ के जाना पड़ रहा है। और बहुत ही अमेजिंगली इन्होंने बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से एक्सप्रेशन को उन्होंने कैप्चर करा है। कांगड़ा के जो पेंटर्स है, जैसे पहले डिस्कस करा गया इस पहली पार्ट में, वो बहुत ही जो भी उनका लैंडस्केप होता था उसको बहुत ही माइन्यूटली और डिटेल्स में उसको कैप्चर करते थे, एक्सप्रेस करते थे। तो हम कह सकते हैं कि फ्लैश कट कॉम्पोजिशन जो कि बिल्कुल फोटोग्राफ जैसा लग रहा है और बहुत ही नेचुरलिज्म पेंटिंग को दे रहा है। तो इस तरीके से इसके साथ हमारा चैप्टर 5 पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग इज़ ओवर।